जागरूकता रैली धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निकलकर बसंत विहार डाकुआ होते हुए नौबस्ता चौराहे पुनः धन्वंतरी हॉस्पिटल में समाप्त हुई। रैली में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया और कैंसर से बचाव के उपाय बताए गए। जागरूकता रैली के दौरान नौबस्ता चौराहे पर रुक रुक कर पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया और कैंसर कैसे होता है और उसके बचाव और क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई। कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी ने यहां पे बताया कि कैंसर होने का मुख्य कारण पान मसाला तंबाकू सेवन धूम्रपान करना है और इन सभी पदार्थों का सेवन ना करें। स्वयं को कैंसर जैसी बीमारी से बचा के रखें और इस रैली में मुख्य रूप से प्रमुख चिकित्सक चेयरमैन डॉक्टर एस.के. दीक्षित, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एस. वेंकटेश्वर, CMS डॉक्टर राठौर, डॉक्टर विकास गोयल, डॉक्टर अभिषेक और अन्य गणमान्य चिकित्सकगण मौजूद रहे। आज जैसा कि सर्वविदित है कि 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है। इसमें WHO ने एक थीम दी है I am and I will। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, साथ में हमें बताना चाहिए कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें जिससे कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ें और उसको क्योर कर सकें और साथ में लंबी आयु दे सकें। यही हमारा मुहिम था। आज हमने लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी मार्च करके साथ में हमने अपने मीडिया बंधु और साथ में SI साहब के साथ मिलकर यहाँ पर चौराहे पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम कैंसर में जीत हासिल कर सकते हैं यदि हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और हर आदमी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। यहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ समय से इस चीज़ में प्रयास भी किए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से भी, और जो पॉल्यूशन है उसको यदि हम कम करते हैं तो फेफड़े जैसी बीमारी जो हमारे कैंसर में भी हो सकती है। साथ में यहाँ पर तंबाकू का सेवन बहुत अधिकतर लोग करते हैं और शायद हमारे हिसाब से यूपी में गढ़ भी माना जाता है कानपुर शहर। तो यदि हम टोबैको या धूम्रपान का सेवन रोकते हैं तो हम जो उससे होने वाले भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां हैं उनको रोक सकते हैं। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम सभी की इच्छा होती है और हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। लेकिन कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति अपना हौसला हार जाता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको अपना हौसला हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे कैंसर हो या कोई और, इलाज पूरी तौर से मौजूद है और आप एक बार फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। इसी बीमारी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी, धन्वंतरी हॉस्पिटल से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जैसे ही पेशेंट को पता चलता है वो अपना हौसला हार जाता है। तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले पेशेंट को या व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूं और जैसा कि आपको पता है कि 4 फेब एक वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार की WHO की थीम जो I am and I will के तहत हम लोग कैंसर के बारे में जागरूकता अभियान के तहत कुछ बातें बताएंगे। नंबर 1, कैंसर है क्या? कैंसर का मतलब है कोई भी सेल अपना रूप बदल ले और वो मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत तरीके से वो अपने आप को बनाने लगे। या तो वो किसी अल्सर के फॉर्म में या गठान के तौर पे या किसी भी ऐसे सिम्टम्स के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट हो जो कि नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होती है, तो वो कैंसर के शक के दायरे में आती है। अब इस पे बात करते हैं कि इस पे डरने की ज़रूरत है कि नहीं। आज के युग में यदि हम कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ते हैं या तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम से या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में, तो हम उसको क्योर भी कर सकते हैं और साथ में जहाँ क्योर नहीं हो सकता है वहाँ पर हम उसकी लाइफ, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल सर्वाइवल, 15 से 20 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर के शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि पेशेंट को जब पता चले तो वो घबराए नहीं बल्कि उसके इलाज के लिए आगे बढ़े। कैंसर के लिए यदि हम डिवाइड करें तो बॉडी के ऊपर के हिस्से से चालू करते हैं तो ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर में यदि कोई भी छाला आपके बॉडी, आपके मुंह के अंदर है, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, चाहे वो जीभ में हो, चाहे वो जबड़े का हो, चाहे वो गाल का हो, चाहे वो चीख हो, तो
ऐसा कोई छाला जो नॉर्मल हमारे मल्टीविटामिन लेने से रिस्पॉन्ड नहीं करता है या पेनलेस लंबे समय से बना हुआ है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नीचे हम बात करते हैं हमारी जो बोलने वाली घंटी है, जिसको बोलने टेटुआ भी कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। यदि उसमें कोई कैंसर है तो उसमें आवाज़ में कोई परिवर्तन है तो डेफिनेटली आपको जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल कोई आवाज़ परिवर्तन है वो थोड़ी बहुत दवाइयों से सही हो जाती है। तीसरी बात हम करते हैं, यदि थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड का या तो हमारी क्या कहते हैं कोई भी ग्रंथि है जो कि नेक पे ऐसी आ रही उभार दे रही है, जो कि थूक गुटकने में ऊपर नीचे जाती है, तो उसमें थायराइड कैंसर होने का खतरा हो सकता है। साथ में यदि मान लीजिए आंचल में औरतों की बात करें, कोई नहाते समय कोई लंप पाल्पेट करते हैं जो कि ऐसा है कि थोड़ा सा टाइट है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज है, तो डेफिनेटली आपको अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए, जो भी आपके नियर बाई फिजिशियन उसको दिखाकर कि सर ऐसा तो नहीं कहीं ये कैंसर बन रहा हो। फिर इसके बाद यदि हम नीचे पहुंचते हैं तो पित्त की थैली है। पित्त की थैली में एक सिंपल सा, यदि आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में अनयूजुअल पेन है, यदि ऐसी कोई शिकायत है, एक छोटी सी जांच होती है जिसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उससे हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पेट के कैंसर की। आपको यदि भूख कम लगती है या फिर ऐसा वेट लॉस की हिस्ट्री है या आपको वॉमिटिंग जैसा लगता है तो डेफिनेटली आपको एंडोस्कोपी की जरूरत है और साथ में कोई भी नियर बाई फिजिशियन है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम छोटी आंत बड़ी आंत के कैंसर की। तो यदि मान लीजिए आपकी जो मोशंस नॉर्मल चल रहे हैं उससे हटकर कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे मोशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, साथ में ब्लड आना, और बहुत लंबे समय से ये सिम्टम्स बने हैं जो कि नॉर्मल दवाइयों लेने से नहीं सही होते हैं, तो इसके लिए भी आपको अपने कंसल्टेंट फिजिशियन को दिखाना जरूरी है। साथ में यदि स्किन कैंसर की बात करते हैं तो कोई भी यदि आपके स्किन में कोई छाला या गठान ऐसी है जो कि लंबे समय से बनी हुई है और साथ में बढ़ रही है या अपना रूप बदल रही है तो डेफिनेटली स्किन कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटा बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, उनके कैंसर्स के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ किया। जी सर, यहाँ पर कैंसर के बारे में लेवल को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है पेशेंट्स में, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर के कितने लेवल हैं और उसके बाद उनके उपचार कैसे हो सकते हैं? मैम देखिए, इसमें 4 स्टेज होती हैं। नॉर्मली कैंसर को हमने अपने ट्रीटमेंट और साथ में लाइफ की कितनी लाइफ मिलनी है, कितना ओवरऑल सर्वाइवल है, सबसे पहले बेसिक कुछ टर्म्स जानने की बहुत ज़रूरी है कैंसर में। नंबर 1 ओवरऑल सर्वाइवल। ओवरऑल सर्वाइवल का मतलब है कि हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में स्टडी की, उस सेम कैंसर के सेम तरह तरह की स्टेज में कौन मरीज कितनी लाइफ जीता है 5 साल के एक कैटेगरी में, हमने फिर उसको एक डिफाइन टर्म दी है जिसको बोलते हैं ओवरऑल सर्वाइवल। एक वर्ड होता है क्योर। क्योर का मतलब है कि कोई भी कैंसर यदि 5 ईयर या 5 ईयर से ज़्यादा में यदि नहीं दोबारा से आता है तो हम उस पेशेंट्स को क्योर कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 2 चीज़ें जानते हुए साथ में इसमें 4 स्टेज इसलिए बनाई गई हैं कि 4 स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहली स्टेज होती है जो कि नॉर्मली कोई भी कैंसर बनता है जो कि स्क्रीनिंग के द्वारा प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में नहीं आता है, पर लेकिन वो अपना रूप ले चुका है या तो अल्सर में या गठान में या जैसे हमने और अंगों के सिम्टम्स के बारे में बात की। तो फर्स्ट स्टेज ये होती है, अकॉर्डिंग बहुत सारी गाइडलाइन है, जैसे कुछ अमेरिकन गाइडलाइन है, कुछ यूरोपियन गाइडलाइन है, उनके तहत कैंसर की स्टेजिंग हर कैंसर की, जैसे ओरल कैंसर की स्टेजिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, उनके अलग अलग फिजिकल रेडियोलॉजिकल कैटेगरीज होती हैं। फाइनल स्टेज जो बनती है जब हम किसी भी तरीके से उसका ऑपरेट करते हैं या फिर हम लोग कीमोथेरेपी देके उसको फाइनल पैट सीटी से पकड़ के उसकी फाइनल पैथोलॉजिकल स्टेज बनाते हैं। तो इसमें 4 स्टेजों में कैंसर को मोटा मोटा बांटा गया है। 4 स्टेजों में बांटा गया है। क्या अगर 4th स्टेज का कैंसर हो या 3rd स्टेज का कैंसर हो तो वाकई उतना डरने की जरूरत है जितना डर लोगों में बना है? देखिए मैम, अब भी हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि कैंसर को हमें स्क्रीन करके अर्ली स्टेज में पकड़ने की जरूरत है। कोई चीज़ 3rd या 4th स्टेज में डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, वो 1st या 2nd से 3rd में शिफ्ट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक फीमेल हमारी ओपीडी में आज आई, उन्होंने बोला कि सर हमें एक लंप पाल्पेट हुआ नवंबर में, मेरे को लगा कि ये नॉर्मल लंप है, और आज उसको 2nd फैब या 3rd फैब को जब वो मुझे दिखाने आई है, उस लंप की साइज 5 सेंटीमीटर हो गई है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं ब्रेस्ट पे डिस्कस करता हूं। यदि आप बात करेंगे ब्रेस्ट को तो 3 कैटेगरी, अब जैसे स्टेज बात की हमने, स्टेज के बाद इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक ट्यूमर साइज होती है, एक लिम्फ नोड स्टेटस होता है, और कहीं कैंसर फैला तो नहीं हुआ।
तो इसमें यदि जो महिला जिसको नींबू की साइज मतलब 2 सेंटीमीटर से नीचे का गठान थी नवंबर में, जो कि फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए थी, आज वो गठान लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, तो वो सीधे सेकंड स्टेज में चली गई। अब यही जब महिला का हम ऑपरेशन करेंगे और साथ में जो कांखरी या एक्जिला जिसे बोलते हैं उसकी गुल्टियों को निकाल के हम लोग सैंपलिंग के लिए भेजेंगे, जिसे बोलते हैं पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। यदि उसमें लिम्फ नोड पॉजिटिव आते हैं तो हो सकता है वो स्टेज सेकंड से थर्ड चली जाए। तो मैम, जिस पेशेंट्स को हम लोग फर्स्ट स्टेज में नवंबर में ट्रीट कर सकते थे, वो आज 3 मंथ के बाद थर्ड स्टेज में आ गया है। तो थर्ड स्टेज में कहीं ना कहीं सोसाइटी, पेशेंट्स का इग्नोरेंस, कहीं बैड लक होता है कि जैसे कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स को पता ही नहीं चला, अचानक से पेन हुआ और एक्सीडेंटली इट इज डायग्नोस होता है 4th स्टेज में, वहां छोड़ दीजिए मैम। लेकिन ब्रेस्ट लम्प तो दिखता है ना, ओरल कैंसर में मुंह का छाला दिखता है ना, वो 2 सेंटीमीटर से नीचे होगा, फिर वो 4th या 5 सेंटीमीटर पे पहुंचा। तो इसमें हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। कैंसर में एक स्टेज होती है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है कि मुझे नहीं हो सकता। इस फेस पे हर पेशेंट्स लगभग गुजरता है, क्योंकि एक फियर और एक डिनाइल स्टेटस में झगड़ा होता है। जब वो एक्सेप्टेंस आता है तो शायद 1 या 2 महीना निकल जाता है और स्टेज फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट हो जाती है। तो कोशिश करनी है हमें हर पेशेंट्स को और पेशेंट्स के अटेंडेंट के थ्रू सोसाइटी में जागरूकता देना कि हमें फर्स्ट स्टेज या प्री मैलिग्नेंट स्टेज पे कैंसर को पकड़ के उसका ट्रीटमेंट देना है। अमेरिकन्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि हम लोग भी फॉलो करते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे ब्रेस्ट के लिए बोला जाता है कि 40 साल से ऊपर की महिला को अपनी मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सिमिलरली बहुत सारे हर कैंसर के लिए एक स्क्रीन गाइडलाइन है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें सर, तो ट्रीटमेंट की आप जैसे कि बात कर ही रहे थे, अक्सर ये होता है कि बेहोश किया जाएगा जब व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। क्या कोई ऑपरेशन ऐसा भी है जो बिना बेहोश किए कैंसर का किया जा सकता है? इसको अबेक सर्जरी बोलते हैं, चूंकि ब्रेन में काफ़ी कॉमन है, ब्रेन कैंसर में और साथ में ब्रेन में। पर अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में जो कि काफ़ी एजेड होते हैं, जो कि नॉर्मल जीए को नहीं ले सकते हैं और किसी कारणवश से उनको हम लोग कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते हैं, साथ में ट्रिपल नेगेटिव मतलब है कि उसके हार्मोन स्टेटस भी नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एपिड्यूरल टेक्निक से अपने बेहोशी के डॉक्टर के साथ मिलकर एक अबेक ऑपरेशन किया और उसमें पूरी ब्रेस्ट सर्जरी को सक्सेसफुल, अभी तक हम लोग 4-5 ऐसे पेशेंट्स को सक्सेसफुली ऑपरेट कर चुके हैं। इसके अलावा सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि शायद छोटी उम्र के लोगों को कैंसर होता ही नहीं है, कम उम्र के लोग हैं तो क्यों होगा। जैसा कि आपने बोला कि पेशेंट मानने को ये तैयार नहीं होता है कि उन्हें कैंसर हो सकता है, तो कैंसर की शुरुआती उम्र क्या हो सकती है? मैम, ये असल में क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ी सी चेंज करूँगा मैं। कैंसर की कोई एज नहीं होती है। जैसे एक बेबी छोटा सा पैदा हुआ है, उसे हो सकता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो या चाइल्डहुड ट्यूमर्स होते हैं। चाइल्डहुड ट्यूमर्स मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रेब्डोमायोसार्कोमा है, बोन ट्यूमर, इविंग सार्कोमा है, तो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन चाइल्डहुड कंडीशन। फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप के ट्यूमर अलग हैं, जेनेटिक एज ग्रुप के अलग हैं। कुछ हमारे जो कि हमारी बैड हैबिट से डेवलप होते हैं, वो कैंसर कुछ अलग है। तो कैंसर की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। यदि आप अपनी बॉडी को इंसल्ट करोगे किसी भी तौर पे, चाहे वो बैड हैबिट टोबैको की हो, स्मोकिंग की हो या कोई फिजिकल इंसल्ट हो, तो डेफिनेटली उस पेशेंट्स में कैंसर हो सकता है। हमारी ओपीडी में 20 से 22 साल तक के भी आदमी आते हैं जिनको कि ओरल कैंसर डायग्नोस होता है। न्यूली मैरिड आदमी जिसका कि एक बेबी है छोटा सा 6 महीने का, पेशेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली तब दुख ज़्यादा होता है। यस, कुछ जगह पर बैड लक है, कुछ बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं और साथ में एकदम 6 महीने बाद उन्हें फीवर कंटिन्यू रहता है और पेशेंट्स की जो बच्चा होता है उसकी हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पता चलता है इट्स अ ब्लड कैंसर। तो डेफिनेटली एज कोई पर्टिकुलर नहीं है, हाँ, लेकिन जो फिजिकल या आपके बैड हैबिट से होने वाले कैंसर्स हैं उनमें मिडिल एज ग्रुप में कॉमन है। यदि हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली वो कैंसर काफ़ी कम किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बैड हैबिट्स को छोड़कर तो हम कैंसर कम कर सकते हैं। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को कैंसर हो चुका है और उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, आपसे ये भी जानकारी चाहूँगी कि उन्हें और क्या एहतियात बरतना चाहिए कि आगे आने वाली जो उनकी लाइफ होती है वो बेहतर हो सके और अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सके। देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चूंकि कैंसर का ट्रीटमेंट तो हर लेवल पे होता है, लेकिन जो हमारा कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर सर्वाइवर किसे बोलेंगे? एक पेशेंट जो कि कैंसर से डायग्नोस हुआ, जिसने अपना ट्रीटमेंट लिया, अब वो अपनी बची हुई लाइफ कैसे गुजारेगा।
उसमें कुछ प्रश्न हमेशा ऐसे होते हैं जो कि डिस्कस ही नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ उसका मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस की बात करो तो जिस पेशेंट्स को पता है कि उसे कैंसर है और सोसाइटी में इतना फियर है कि आपको पता है कि इफ़ यू आर कैंसर पेशेंट्स तो आपकी मौत तो तय है, तो उसको साइकोलॉजिकली काउंसिल करना, साथ में उसका मेंटल स्टेटस बूस्टअप करना, साथ में उसकी बैड हैबिट्स को भी कंट्रोल करना, साथ में उसको अच्छी हैबिट्स के लिए प्रमोट करना, कुछ ऐसी चीजें और ऐसा कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है जिससे कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं ना। कैंसर पेशेंट्स में यूजुअली कैंसर इंडिया में अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बहुत कमी है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज मैं हर बार हर मीडिया में बोलता हूं, इंश्योरेंस। क्योंकि कैंसर एक ऐसा ट्रीटमेंट है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे वो हायर क्लास फैमिली हो, यदि एक बार एक पेशेंट्स को कैंसर होता है तो वो डेफिनेटली अपने स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। कोई 5 लाख खर्च करता है, कोई 10 लाख, बट लेकिन ये कहानी इस लेवल पे खत्म नहीं होती है। उसे लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मेडिसिन या दवाइयों पे निर्भर करना पड़ता है और जरूरत पड़ने पे कई बार मल्टीपल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। तो हमें सोसाइटी को ये भी जागरूक करने की जरूरत है कि हम इंश्योर्ड हों कैंसर के लिए। कैंसर में इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारे ऐसे वो आने चाहिए तरह तरह के, मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना बड़े, जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या बड़े बड़े इंश्योर्ड जो कंपनी है वो आगे बढ़कर कैंसर के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकालें कि हम कैंसर पेशेंट्स को 5 to 8 लाख रुपीस दे पाएं। अभी इंस्टेंट पॉलिसी बहुत कम है। इंस्टेंट पॉलिसी का मतलब है इफ़ यू डायग्नोज एज अ कैंसर पेशेंट्स, आप यदि उसको अप्लाई करते हो तो बोलते हैं 30 शायद 6 मंथ की अभी मैच्योरिटी है, कुछ जगह पर 30 डेज की मैच्योरिटी है, तो यदि वो तुरंत मिलने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ अब आप थक गई है। नहीं तक नहीं गई, आप लीजिए कंप्लीट करिए। साथ में इसमें हमारे दूसरा गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे फंड्स आते हैं, जैसे विधायक फंड्स। लोगों को पता ही नहीं रहते हैं कि विधायक फंड्स भी है, सीएम फंड्स भी है। मैं दूसरा सरकार से भी एक गुजारिश करता हूं, यदि सपोज करिए कोई हॉस्पिटल यदि ऑपरेट कर रहा है या कोई हॉस्पिटल कीमो दे रहा है या कोई हॉस्पिटल रेडियोथेरेपी दे रहा है, मल्टी मॉडलिटी एक छत पे नीचे दे पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीजन है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काफी कॉस्टली हैं। सपोज रेडियोथेरेपी यदि हम बात करें तो उसका सेटअप 15 to 20 CR का है। हर हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं हो पाती, बट लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल सर्जरी और कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो सीएम फंड और जो विधायक निधि का फंड है वो उन हॉस्पिटलों को भी मिलना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे गरीब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं कोशिश करता हूं उन्हें गवर्नमेंट में रिफर करूं, पर उनका फेथ ऐसा होता है कि नहीं सर हम आपसे कराएंगे पर थोड़ा सा हम फंड अपना इकट्ठा कर लें, तब लेकिन देर हो जाती है। पेशेंट 15 दिन या 20 दिन अपने घर जाता है और कहीं उसे महीना भर भी लगता है, तो काफी देर होती है। यदि इन चीजों की हमें फैसिलिटी मिलती है कि हमें भी गवर्नमेंट इसमें अटैच करे, आपने इंस्पेक्शन करे और साथ में ये छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करके यदि हम और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो कैंसर सर्जरी कर रहे हैं उनको यदि ये निधि मिलना चालू होती है तो डेफिनेटली कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं गरीब पेशेंट्स के लिए। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सोसाइटी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बेसिकली हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आई विल, तो इसमें मेरा कोई इंडिविजुअल रोल नहीं है। हम आप जैसे आप मीडिया हैं, आप यदि चाहें तो आप एक सोसाइटी को मैसेज देते हैं। सिमिलरली एक इंश्योर्ड पर्सन है जो इंश्योरेंस करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए या कैंसर फैमिलीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस की सर्विसेज हो। ऐसी फैमिलीज जिसके कि बाप थे बड़े मतलब यंग एज में एक्सपायर हो गए हैं और वो लोग स्टडी कर रहे हैं, साथ में उनके फादर मदर को कोई जॉब नहीं है या तो मदर हाउस वाइफ है या फादर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को कुछ साथ में जो जॉब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो गांव लेवल पे हो, चाहे वो शहर लेवल पे हो, जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे स्क्रीन करके पकड़ें। साथ में कुछ जैसे बात डिस्कस की कि कुछ गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए जो निधि और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट हेल्प करें छोटे छोटे हॉस्पिटलों को, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी ने यहाँ पर कैंसर को लेकर तमाम जानकारियां हमें दी हैं, और यदि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बीमारी से पीड़ित है तो आपको हौसला हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत बनाए रखना है और उसके साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इलाज के लिए आगे बढ़ना है। आप ज़रूर इस बीमारी को हरा पाएंगे।
तो आपको हिम्मत बनाए रखना है। कैंसर का इलाज संभव है, घबराने की ज़रूरत है नहीं है। मैं हूं और मैं रहूंगा, ये लाइन ज़रूर याद रखिए। फिलहाल खास पेशकश पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।